भी होता है। चलो, जैसे मान लो कि गोलीय दर्पण में जो सबसे पहला स्टेज है, कौन सा स्टेज है? सबसे पहला स्टेज है ना। सबसे पहला स्टेज हम लोग देखेंगे क्या कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इमेज बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है, और उत्तल दर्पण में इमेज बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है ना। ठीक है, तो हम लोग यानी प्रतिबिंब के लिए आवश्यक किरणें तो आवश्यक किरणें कौन कौन सी है, ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले मान लीजिए कि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो पोल से होके जा रहा है, आया समझ में। तो प्रतिबिंब के लिए आवश्यक किरणें कौन कौन सी होगी, यदि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन यदि हमको करना है तो कितने तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे यानी कोई किरण यदि परावर्तक सतह यानी अवतल दर्पण आप पर आकर के गिरती है तो है ना, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को है ना कहाँ काटती है? फोकस पर। ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये किरण की आवश्यकता है। यदि कोई भी अवतल दर्पण के सामने जब इमेज रखते हैं, है ना, सॉरी प्रतिबिंब रखते हैं, तो उस प्रतिबिंब से सबसे पहले एक पैरेलल किरण गुजारेंगे। कौन सा? पैरेलल, समानांतर किरण हम गुजारेंगे। तो सबसे पहला केस यानी समानांतर किरण कौन सा गुजारना है? हाँ, कि अवतल दर्पण के सामने से आती हुई समानांतर किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? फोकस पर मिल जाती है। तो सबसे पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है ना, कि ये पहला किरण हो गया, और दूसरा किरण यदि हमको दिखाना है ना, तो दूसरा किरण सीधे हम पोल से गुजार देंगे। किससे? पोल से। जैसे मान लीजिए ये पोल है, तो सीधे हम कहाँ से गुजार देंगे? पोल से जब गुजारेंगे ना, है तो जितने एंगल से पोल पर गुजरेगा उतना ही एंगल से है ना दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम किरण को गुजारेंगे। तो दो किरण हो गया ना। एक और होता है, तीसरा भी जो होता है। तीसरा किरण क्या होता है, जरा गौर फरमाइएगा, है ना। तीसरा किरण क्या होता है? ये पी है और ये क्या है? एफ है और ये सी है ना, है? एफ है और सी है। ये किरण ऐसा जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर यदि मौजूद है तो उसको हम कहाँ से गुजारेंगे? सी से होकर क्या करेंगे? गुजार देंगे। तो इस तरह से तीन किरणों की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह से अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। आया समझ में? कितने किरणों की आवश्यकता होती है? तीन। अब यहाँ देखते हैं उत्तल दर्पण का जहाँ तक खेल है ना, इस दर्पण का उत्तल दर्पण का जहाँ तक खेल है, तो ये गौर कीजिए, ये हो गया पोल। तो इसमें भी क्या है कि एक समांतर किरण चाहिए होता है ना। तो समानांतर किरणें क्या होगा? परावर्तित होगी नहीं, परावर्तित होगी, और जब परावर्तित होगी तो परावर्तित किरणें इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा? एफ पर मिलेगा। है समझ में? तो एक एफ पर, और दूसरा एक जो होता है ना, कि जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सामने यदि हम रख देते हैं उत्तल दर्पण के, है ना, यहाँ पर, तो इसको हम सी से भी गुजार देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सी से गुजारा, ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं, यदि ये एफ है और ये सी है, इसको हम कहाँ से गुजार देंगे? सी से गुजार देंगे। तो इस तरह से तीन किरणों की आवश्यकता, इसमें दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नियर अबाउट तीन किरणों से हम जो है इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आए समझ में? ये सब आपका पॉइंट आउट नोट कॉपी किताब में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है। तो या इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, है ना। जिसके पास नहीं है, जो पहले से लिख लिया तो बढ़िया है, जिसके पास नहीं है वो ले लेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहला चीज क्या है कि कौन कौन सी किरणें आवश्यक होती है। आया समझ में? अब हम लोग गोलीय दर्पण के सामने यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तुओं को रखेंगे, विभिन्न स्थितियों पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आया समझ में?
ठीक है, तो आवश्यक किरणें ये हो गया। ये थोड़ी पोल पे थोड़ी ना है, फोकस से आएगा तब ना जाएगा। हाँ से फोकस पॉइंट से आएगा तब ना इधर रिफ्लेक्ट वो तो होगा नहीं, उसका उसका कन्वर्जन हम ले सकते हैं, है ना ऐसे। ठीक है, तो ये है, तो एक किरण तो मान लो पैरेलल आ रहा है ना, एक फोकस से चला जाएगा, इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, इसका रिवर्स भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये भी होता है समझ में। जैसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इसका उपयोग जो है कहाँ होता है, आपको ये चीज बताया जा चुका है, और यहाँ से हम लोग इसका उपयोग और अच्छे से पढ़ लेंगे डायग्राम के अनुसार। चलिए अब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब। सबसे पहला कि अवतल दर्पण के सामने, है ना, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, किस दर्पण से, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जानते हैं हम। ठीक है, प्रतिबिंब। सबसे पहला केस लेते हैं, सबसे पहला केस, मान लो कि ये अवतल दर्पण हो गया और ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, यानी F हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया, है ना। तो इससे ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कहाँ पर है, अनंत पर। वस्तु को कहाँ रख देते हैं, अनंत पर। अनंत पर क्या है, वस्तु है, अनंत पर वस्तु है ना, तो अनंत पर वस्तु होगा तो इससे पैरेलल रेंज निकलेगा, क्या निकलेगा, पैरेलल, इस तरह से पैरेलल निकलेगा, और टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोलो, हाँ, तो प्रतिबिंब इसका फोकस पर बनेगा। और पता है, यदि जिधर से मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, यदि उसी डायरेक्शन, यानी परावर्तक सतह जिधर होता है ना, उधर यदि प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक, और ये वास्तविक होगा, और ये क्या होगा, बहुत डिमिनिश होगा। डिमिनिश मतलब क्या होता है, छोटा, यानी बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा, और उल्टा होगा, क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी इसको बोलते हैं इसकी प्रकृति। क्या बोलते हैं, वस्तु की प्रकृति, यानी नेचर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा कि सबसे पहले वास्तविक होगा और छोटा होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा। आया समझ में। स्थिति, स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा जी, फोकस, कहाँ बनेगा, फोकस, स्थिति। इसी तरह से विभिन्न जगहों पर हम रख करके हम जो है उसका प्रतिबिंब क्या करेंगे, जैसे मान लो कि इसके बाद हम C पर रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, C पर। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि अनंत पर रखेंगे तो फोकस तो बनेगा। इस तरह से हम कहाँ रख देंगे इसको, C पर यदि हम रख देते हैं, C से पहले रखते हैं, C से पहले रखेंगे तो ऐसे, अभी हम केस बताए हैं ना कि एक पैरेलल गुजारेंगे, इमेज बनाना है तो क्या बनाएंगे, एक पैरेलल गुजारेंगे, रे तो ये कहाँ से जाएगा, और दूसरा किससे, C से गुजार देंगे, तो देखो कहाँ बन गया, ये AB ऑब्जेक्ट है ना, तो ये प्रतिबिंब तुम्हारा बन गया A डैश B डैश। तो देखो कहाँ बना, तो ये कहाँ है, वस्तु को कहाँ रखा गया, C से पहले, और यानी बियॉन्ड C रखा गया है। इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन C और F, C और F के बीच में। है समझ में। तो इमेज कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, और दूसरा उल्टा होगा, और वास्तविक होगा। ये इसका प्रकृति हो गया ना, नेचर हो गया। और दूसरा स्थिति क्या है इसका, C और F के बीच में इसका स्थिति हो गया। यहाँ पे क्लियर, C और F के बीच इसका स्थिति हो गया, है ना। अगला केस, कैगो केस हो गया, दो। तीसरा केस बताते हैं आप लोगों को। तीसरा केस ध्यान दीजिएगा, तीसरा केस में आपको ये समझना है, थर्ड केस है ना, कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, C पर। ये F हो गया और ये C हो गया, यहाँ रख देंगे ना तो ऐसे पैरेलल जाएगा, कहाँ जाएगा, F से होके जाएगा ना। अब देखो दूसरा वाला कहानी, अब दूसरा वाला कहानी ये है कि अब प्रतिबिंब बनाना है तो ये वाला केस ले सकते हैं, F से गुजारो और F से सीधे कहाँ कट करेगा, यहाँ देखो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। देखो ले ना, एक को हमने फोकस से गुजार दिया ऐसे तो पैरेलल हो गया, वही वाला केस जो अभी हम बताए हैं, और दूसरा ये वाला। तो इसका वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के C पर आएगा तो वस्तु के बराबर, छोटा वस्तु के बराबर हो गया ना, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और
दूसरा कहानी स्थिति कहाँ बनेगा, तो सी का है तो सी पर ही बन जाएगा। चौथा केस लेते हैं कहाँ, सी और एफ के बीच। तो ये सी और एफ हो गया और ये क्या हो गया, सी यहाँ रखेंगे ना, ऐसे पैरेलल गया, ऐसे गया, गया कि नहीं गया। अब देखो इसको कहाँ से गुजार देंगे, अब इसको गुजारना होगा तो सी से ही क्या करेंगे, इसको गुजार देंगे। तो सी से जब गुजारेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इसे ये आगे ना तो ये इसे कट जाएगा। इसे देखो कहाँ बन गया, तो कितना बड़ा हो गया, यानी सी के पहले बना ना तो वस्तु से बड़ा, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सी से पहले होगा और उसके बाद क्या होगा, स्थिति में बड़ा, उल्टा और वास्तविक, ये इसका नेचर होगा। है समझ में। तो क्या वो केस बन गया, 1 2 3 4। एक और केस ले लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का केस क्या होगा जी, फोकस पर, फोकस एफ हो गया और ये सी हो गया। यही वाला केस बनेगा, देखो इसका अपोजिट बनेगा, अनंत पर है तो फोकस पर, फोकस पर है तो अनंत पर। तो यहाँ को ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ऐसे जाएगा और इस तरह से कट होगा और फिर सी को मिलाएंगे तो आगे कहीं नहीं कटेगा। है समझ में, तो कहीं नहीं कटेगा तो फिर क्या होगा, एफ यानी अनंत पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। है समझ में। अब लास्ट एफ और पोल के बीच, तो एफ कहाँ है, एफ पोल कहाँ है मालूम है ना, एफ और पोल के बीच ही ना है। तो यहाँ गुजारोगे ना तो ऐसे जाके यूं चला जाएगा और सी से गुजारे तो जाके पीछे मिलेगा। देखो अभी सीधा प्रतिबिंब बन, यही एक वर्तुल क्या होता है, बनता है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच रखा गया। तो वस्तु कहाँ बन रहा है, पीछे। हाँ, तो स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और ये काल्पनिक, सीधा हो गया तो काल्पनिक, लड़का सीधा हो गया तो काल्पनिक हो गया, उल्टा हो गया तो है ना। उल्टा गाँव में क्या होता है, उल्टा लड़का जो पैदा होता है ना, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा और काल्पनिक। आए समझ में, क्लियर हो गया। हाँ, तो हमने क्या सीखा, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अब देखो यही केस होता है ना, यही केस इसी की वजह से, जैसे शीशा के सामने खड़े हो जाओगे, मान लो शीशा है, तुम खड़े हो गए तो तुम्हारा इमेज क्या होता है, तुमसे बड़ा बना के दिखाता है। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अजामती दर्पण में इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है, हेकर प्रयोग कहाँ होता है, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में है जी, है ना। हेडलाइट में कैसे होता है कि जो बीचवा में बॉल लगा रहता है ना, तो देखना अंदर का बड़ा चमकने वाला होता है, चमकता है ना। तो प्रकाश निकलता है ना, तो इसे जब चमकता है तो बाहर इसे फोकसित कर देता है, एकदम देखना गाड़ी के हेडलाइट से प्रकाश एकदम फैलते हुए निकलता है। इसीलिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण को हम बोलते हैं, अवतल दर्पण है ना ये, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या, कन्वर्जिंग मिरर, यानी कन्वर्जिंग को हिंदी में क्या कहते हैं जी, अभिसारी, अभिसारी दर्पण इसको कहा जाता है। लेकिन पता है अभिसारी होते हुए भी इसका हम अपसारी में यूज करते हैं हेडलाइट में। क्यों, क्योंकि वो फोकस पर से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पैरेलल कर देता है समझ में। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में, और इसका यूज कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण में। एग्जाम में क्वेश्चन आया यदि कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दूरी है समझ में, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, कौन सा, फोकस दूरी है ना। फोकस दूरी में संबंध देखेंगे, क्या देखेंगे, संबंध, संबंध जानते हो ना, अरे समधी नाम सुने हो, समधी समधी किसको बोलते हैं, अब उनसे संबंध नया हो गया तो समधी हो गया है। तो संबंध इन दोनों में जो है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध, ये हम लोग को समझना है। तो मान लेते हैं किस दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण में है ना, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी में संबंध है समझ में। फोकस दूरी में संबंध हम लोग को देखना है
तो जरा देखिए, माना एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में एक फोकस हो गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पीछे तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आया समझ में? ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इतना तो आप लोग को पता है, ये पोल हो गया। इतना तो आप लोग को पता है P और C, P और के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको R कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरा जो पोल से जो फोकस दूरी का मेजरमेंट होता है इसको F कहते हैं, यानी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। फोकल लेंथ FOCOL फोकल लेंथ, ये फोकस दूरी हो गया। इसको हम किससे दिखाते हैं? F से दिखाते हैं। इतना क्लियर है? अब देखो, यदि हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, AB वस्तु यहाँ रख देते हैं, समझ में? कौन सा वस्तु? AB वस्तु। तो AB यानी कहने का मतलब जो पोल है और जो क्या है? फोकस है। पोल है और फोकस है, इसके बीच की दूरी को यदि हम बताना चाहें तो हम कहते हैं U। क्या कहते हैं? और ये क्या हो गया? वस्तु दूरी हो गया। क्या हो गया? वस्तु दूरी। आया समझ में? यदि प्रतिबिंब परावर्तक सतह के सामने बनेगा तो हमेशा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, यानी इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा, ऐसे बनेगा, है ना? तो मान लेते हैं ये प्रतिबिंब क्या है? B डैश और A डैश है। तो इसके जो बीच का दूरी होगा उसको किसे दिखाएंगे? G से, और यही कहलाता है प्रतिबिंब दूरी। आया समझ में? क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब दूरी। अब जरा देखिए, यदि यही प्रतिबिंब पीछे बन जाता है तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, लेकिन कैसा होगा? वो काल्पनिक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब दूरी, यानी इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ हम देख सकते हैं फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। तो जो प्रतिबिंब दूरी होता है उसको किससे दिखाते हैं? D से। और यहाँ जो हम देख रहे हैं A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब है और ये भी प्रतिबिंब है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि ये रियल है, वास्तविक है, और ये वर्चुअल यानी काल्पनिक है। काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? और दूसरा का बात, जब कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो इसमें जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो दो केसेस हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये AB जो है ये क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई हो गया? वस्तु की ऊंचाई। इसको हम HO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HO। और ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम क्या बोलेंगे? HI। क्या बोलेंगे? HI लेंगे यहाँ पे। और ये भी है प्रतिबिंब ही है, ये भी प्रतिबिंब की ही ऊंचाई है। ऐसा में प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? HI ही बोलेंगे ना। अंतर क्या है? ये सीधा है और ये क्या है? आया समझ में? तो अब इस चीज को समझना है कि मान लो उल्टा हो गया तो क्या दोनों एक ही चीज होगा? नहीं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एक शब्द है जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। क्या नाम है? हाँ, चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन जिसको कहते हैं। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन जिसको कहते हैं। साइन कन्वेंशन का क्या खासियत है? देखो, ये क्यों पढ़ रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अक्ष जानते हैं, क्या अक्ष जानते हैं जी? तो जो अक्ष होते हैं इस तरह से, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। ये भी एक्स डैश है और ये वाई डैश है और ये इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। समझ में?
तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। आया समझ में? कैसा होता है? नेगेटिव। यदि मान लीजिए कि आप दर्पण को आप इस तरह से रख देते हैं, यही ना है, आप दर्पण को इस तरीके से रख दीजिए, तो अब इससे आप प्लस माइनस का अंदाजा लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि पोल से, कहां से? पोल से बाएं के तरफ जितनी भी दूरियां मेजर की जाती है सब के सब किसमें होती है? माइनस में। क्यों? क्योंकि देखो पोल से बाएं तरफ सब निगेटिव है, अब पीछे की तरफ क्या है? सब पॉजिटिव है। तो इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो जो वस्तु दूरी है, जो वक्रता त्रिज्या है, जो फोकस दूरी है ना, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या है? वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, ये सब किधर है? पोल से बाएं है। पोल से कहाँ है? बाएं है। तो यू भी क्या होगा? नेगेटिव में मापेंगे, आर भी क्या होगा? नेगेटिव में मापेंगे, और ये जो हो गया प्रतिबिंब दूरी, ये भी किस में होगा? नेगेटिव में होगा। फोकस भी किस में होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस में। आया समझ में? ऋणात्मक जिसको बोलते हैं, यानी अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, है ना, और फोकस दूरी, ये सब किस में लेते हैं? लेकिन एक केस आता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? पीछे। तो इस केस में यह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी को कहते हैं चिन्ह परिवर्तन। आया समझ में? तो इसका हम ख्याल रखेंगे कि कहाँ हमको प्लस लेना है और कहाँ हमको माइनस लेना है। ठीक उसी तरह से यदि आप देखें तो वाई एक्सिस को आप गौर कीजिए, तो ओरिजिन से मूल बिंदु से नीचे माइनस में और ऊपर किसमें? प्लस में। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला क्या है? माइनस है। तो ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया, तो इसकी वजह से एचओ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बोलो होगा क्या? ऊपर की तरफ है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को मान लो क्या? एक्स, और इस तरह से मान लो वाई। ऐसे यदि मेजर कर लिया जाए, यही ना है जी, और इसको पोल को ओरिजिन मान लो, क्या दिक्कत है हमको? हैं पोल को क्या मान लो? ओरिजिन। ओरिजिन से मेजर करेंगे, यही चीज हमको देखना है। पोल को ओरिजिन मानते हुए इसको हम कंसीडर करेंगे। आप पोल को देखो, मिरर के पोल को ओरिजिन मान लिया ना, तो इस हिसाब से यदि हम कंसीडर करें तो हमको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। यहाँ देखिए ए बी डैश, आप यहाँ गौर कीजिए, ये क्या है? माइनस है ना, है? क्यों? कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड है ना, यानी ये इन्वर्टेड है, उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो माइनस वाई एक्सिस में जाएंगे, और यहाँ देखो ये ऊपर की तरफ है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या हो गया? ये भी प्लस हो गया। क्लियर हो गया? तो इससे ये क्लियर होता है कि अवतल दर्पण में, है ना, एक केस ऐसा होता है कि प्रतिबिंब जो होता है पॉजिटिव में भी, पॉजिटिव उसकी हम जो है हाइट लेते हैं, और इसमें जो है नेगेटिव डायरेक्शन दोनों होता है। आया समझ में? फोकस दूरी नेगेटिव, वस्तु दूरी नेगेटिव, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव भी और नेगेटिव, दोनों केसेस हो सकते हैं। लेकिन इस तरह का कंडीशन यदि हम उत्तल दर्पण में देखने का प्रयास करें तो हमको क्या मिलेगा? देखो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कहाँ है? प्लस में है। यदि इसको पोल मानोगे तो इधर सब का सब क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। केवल क्या नेगेटिव मिलेगा? यू। वस्तु रख दोगे, वस्तु दूरी, तो यही ना केवल मिलेगा जी, यही यू जो है आपका नेगेटिव मिलेगा इस केस में। क्लियर हो गया? तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है क्योंकि यह रियल है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है क्योंकि यह वर्चुअल है। वर्चुअल है तो दर्पण से पीछे और दर्पण के आगे। एक और चीज सीधा यही समझना है कि परावर्तक सतह के जस्ट सामने की दूरियां जितनी होती है सब नेगेटिव होती है, और परावर्तक सतह से जस्ट पीछे जितनी भी दूरियां होती हैं सब पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट ऊपर पॉजिटिव होता है और जस्ट नीचे, यही हमको देखना है। इस हिसाब से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि परावर्तक सतह के सामने, परावर्तक सतह के पीछे, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। आया समझ में? तो परावर्तक सतह से आगे सब नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव, और ऊपर पॉजिटिव
और नीचे क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण में ये हमने देखा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, ये सब चीज हमने देखा। तो इसमें जो है एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, एक फॉर्मूला जो है ना, उसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। आप लोग